हेलो, मैं रितेश श्रीवास्तव। हम लोग पढ़ रहे थे तरंग गति एवं उसके अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 1, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, कि वेव मोशन क्या होता है, यानी तरंग गति क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बहुत प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स क्या होती हैं, यानी कंपन के आधार पर आप ये बताएंगे कि तरंगों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन वाइब्रेशन। देखिए, जब तरंग जो है वह संचरित होता है, या कह सकते हैं कि तरंग जो है, जब तरंग की वेव्स जो होती हैं, या कहें कि तरंग जब गति करता है, तो उस समय पर क्या होता है कि जो कण होते हैं माध्यम के अंदर, वो क्या करने लगते हैं, आवर्ती दोलन या कहें कि कंपन करने लगते हैं, यानी अपने स्थान से या तो ऊपर नीचे या आगे पीछे क्या करने लगते हैं, एक सिस्टमेटिक उसमें, जिसमें कि वो एक समय के बाद फिर से उस क्रिया को दोहराते हुए क्या होता है, दोलन करना स्टार्ट कर देते हैं या कंपन करना शुरू कर देते हैं। और इस आधार पे कंपन को जो है हम लोग तरंगों को दो प्रकार के या दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है अनुदैर्घ्य तरंग या कहें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, तो कहेंगे कि ऐसा तरंग जिसमें क्या हो कि जो माध्यम में जो कण होते हैं, वह जब तरंग संचरण कर रहा होगा तो उसकी जो दिशा होगी, उस दिशा के समांतर या कहें कि पैरेलल या उसी दिशा में क्या करने लगे, आवर्ती कंपन करने लगे। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो तरंग है वह कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, जैसे उदाहरण के स्वरूप हम क्या बता सकते हैं कि तरंग, अगर मान लीजिए तरंग जो है वो कुछ इस तरह से हो, ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग वेव बना रहे हैं, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये विस्थापन को बता रही हो, और ये जो है वो टाइम को अगर बता रही हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो तरंग की गति होती है उसमें क्या होता है कि ये वाली कंडीशन जो है वह क्रिएट होगी, लेकिन इसमें जैसे अगर स्प्रिंग के जो कण हैं वह क्या होने लगे, आगे पीछे जो है वह गति करने लगे। यानी अगर तरंग की गति आप ये मान रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो कण होंगे वो कण कैसे गति करेंगे, तो ये जो कण होगा, ये कण इधर फिर इधर, यानी कैसे, तो कहे उसी के दिशा में आगे पीछे क्या करने लगता है, गति करने, यानी टू एंड फ्रो मोशन होता है इसमें। ठीक, टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। इस तरह का मोशन हमको किसमें देखने को मिलता है, तो इस तरह का मोशन हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जब कोई स्प्रिंग जो है वो क्या हो, उसका एक एंड किसी फिक्स उस पर क्या हो, फिक्स किया जाए, और दूसरे एंड को अगर हम क्या करते हैं, फोर्स लगा के और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या करें, रोटेट कराएं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, किस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अब इसमें देखिए, ये जो पहला वाला आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे ए वाले में, तो क्या हो रहा है कि स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स किया गया है और दूसरे एंड को स्थिर है।
ये स्प्रिंग की स्थिर पोजीशन है। दूसरे वाले डायग्राम में, बी वाले डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है जो स्प्रिंग को क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। जब स्प्रिंग खींच के और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं उनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ जा रही है। जब स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है तो उसको एक्सपेंशन, इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। और जब इनके बीच की दूरी जो है वह कम हो जाए, यानी स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच की दूरी जब कम हो जाती है तो उसको क्या कहता है, कंप्रेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं संपीड़न हो जा रहा है। ठीक, तो जब इसको आप खींच के छोड़ देते हैं तो ये जो सी वाला डायग्राम है ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है, यानी स्प्रिंग जो है वापस अपनी उसी पोजीशन को गेन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, और यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में रहते हुए क्या करना चाहता है, वापस अपनी कंडीशन को पाना चाहता है। लेकिन जब वह अपने वापस उस पोजीशन, मीन पोजीशन तक आता है, तब तक उसके अंदर क्या होता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो जाती है, कि काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है कि वो क्या होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी जाने लगता है। इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि एक समय के बाद जो डायग्राम डी है उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, और क्या होता है, एक विरलन और कुछ दूरी तक विरलन दिखता है, तो फिर कुछ दूरी तक संपीड़न दिखता है, फिर कुछ दूरी तक विरलन दिखता है, फिर कुछ दूरी तक संपीड़न दिखता है। अगर इसमें हम लोग एक मार्क कर दिए होते स्प्रिंग पे, तो हम लोग ये देखते कि वो जो पर्टिकुलर स्प्रिंग था उसका जो मार्क था वह क्या होने लगता है, अपने ही स्थान पे इस तरह से आगे पीछे होने लगेगा। ठीक, तो इसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वह क्या होती है, तरंग की लंबाई की जो दिशा होगी उसी दिशा में आगे पीछे या कहीं इधर उधर गति करने लगती है, टू एंड फ्रो मोशन करने लगती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगें के लिए देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा। ये है डायग्राम, आपको दिख रहा होगा पेज पे। ठीक है, देखिए अनुप्रस्थ तरंगें कहें या फिर ट्रांसवर्स वेव कहें, इसका एक बहुत सिंपल सा और सीधा सा एग्जांपल होता है कि रस्सी के एक सिरे को क्या किया जाए, कहीं फिक्स एंड पे बांध दिया जाए और दूसरे सिरे को क्या किया जाए, हाथ से पकड़ लिया जाए। ठीक, इस तरह से करने के बाद रस्सी पर देखिए एक डायग्राम में बना हुआ है, एक निशान ए बना देते हैं। ठीक है, और इसी को हम मान लेते हैं कि ये एक कण है। ठीक, क्या देखते हैं हम लोग, तो इसमें ये होता है कि जब हम हाथ से क्या करते हैं, इस रस्सी को एक फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो यह इस तरीके से जो डायग्राम, ये वाला दूसरा डायग्राम जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको रस्सी जो है वह ऊपर नीचे गति करती हुई दिखने लगती है। ये जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि हमको ये दिखता है कि वेव जो है वह आगे की तरफ बढ़ती हुई, तरंग हमको आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। और क्या होता है, तो इस रस्सी में एक श्रृंग बनता है, यानी अपवर्ड बिल्कुल सबसे ऊंचा वाला पार्ट, और दूसरा बनता है बिल्कुल नीचे यानी गर्त यानी ट्रफ। तो श्रृंग को इंग्लिश में क्रेस्ट कहते हैं, यानी सबसे ऊंचे वाले पार्ट को श्रृंग कहते हैं या क्रेस्ट कहते हैं, और सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं या ट्रफ कहते हैं। ठीक, ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन हम देखते क्या हैं कि जो कण है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दी हुई है, ये क्या है, दूसरे वाले डायग्राम में जो डॉटेड लाइन दी गई है वह बता रही है कि जब रस्सी पहले अपनी माध्य स्थिति में थी तो उसकी वह क्या थी, माध्य स्थिति। जब वो स्थिर अवस्था में थी तो उसकी वह माध्य स्थिति मान ली गई थी। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि जो ए वाला पॉइंट जो पहले माध्य स्थिति में था अब वो ऊपर कहीं जा चुका है, और उसका वो जो कंडीशन है वो क्या है कि अब उसकी जो ए की पोजीशनिंग थी वह चेंज हो चुकी है। अब अगर हम ए के ही पोजीशन को चेक करें तो ये जो तीसरा वाला डायग्राम बना हुआ है वो वाली स्थिति जनरेट होगी। यानी हम ये देखते हैं कि जो ए वाला कण था वह क्या हुआ, अपने मीन पोजीशन से, देखिए जिसमें पॉइंट नंबर 1 दिया है, फिर पॉइंट नंबर 2 दिया है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यानी कण एक बार ऊपर जाता है, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन तक आता है, फिर दूसरी दिशा में नीचे जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है।
जब कण ऊपर जाता है, अगर उसको प्रोसेस 1 माना जाए, तो कण के नीचे आने पर उस प्रोसेस को हम क्या मानते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद जब वह वापस अपने मीन पोजीशन पे आने के बाद जब क्या होता है, नीचे या कहें कि दूसरी वाली दिशा में जाने लगता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं वो जो पोजीशनिंग होगी वो 3 होती है। फिर एक दूरी तक जाने के बाद फिर वो वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ आने लगता है और ये प्रोसेस 4 कहलाता है। और जब वह अपने मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है दोनों दिशाओं से होते हुए, तो कहते हैं एक ऑक्सीलेशन जो है वह कंप्लीट हो गया है। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि जब कण इस तरह से ऊपर और नीचे जा रहा था, तो अपनी मीन स्थिति वाली जो लाइन है या कहें पोजीशनिंग है, उससे क्या हो रहा था, 90 डिग्री का कोण बना रहा था, यानी लंबवत था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि एक डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं जो क्या बताता है कि जब भी ऐसी तरंगें जिसमें माध्यम के कण क्या हो जाएं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। अब देखिए तरंग संचरण की जो दिशा होगी वहाँ पे, वो क्या, यहाँ पे जो तरंग संचरण की दिशा होगी, अगर हम तरंग संचरण की दिशा इधर मान लिए हैं तो भी और इधर माने तो भी, दोनों कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में जो कण हैं वो इस तरह से इसके साथ लंबवत ऊपर नीचे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जब ऐसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करने लगते हैं, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, तो इस तरह के जो तरंग होती है उसको अनुप्रस्थ तरंग या कहें कि ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना है, जो कहीं ना कहीं अनुदैर्ध्य तरंगों से अनुप्रस्थ तरंगों को अलग करती है। वो क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पे नोट करके जो पहला पॉइंट दिया हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है कि अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वह केवल क्या होती हैं, दृढ़ पिंडों, दृढ़ पदार्थों में उत्पन्न हो सकती हैं, यानी कि वो ठोस में उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे रस्सी क्या है, एक तरीके का ठोस है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंगें हम लोगों को देखने को मिलती हैं वह केवल ठोस पदार्थों में, और कहाँ पे देखने को मिलता है, द्रवों के सतह पे, यानी ऊपरी सतह पे द्रवों के देखने को मिलता है। ठीक, जबकि अगर हम अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या हो जाती हैं, माध्यम में उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक, एक तीसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है वो क्या है, तो हम लोग ये पॉइंट भी ध्यान में रख सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों के केस में हम लोगों ने, यानी ट्रांसवर्स वेव के केस में हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो क्या होती हैं, संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, यानी कह सकते हैं तरंग संचरण की दिशा के, ठीक है, क्या होता है कि समय माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा की लंबवत दिशा में कंपन करने लगते हैं। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता था कि तरंग जो थे वो उसी के दिशा में, या कहें कि पैरेलल या समांतर दिशा में क्या होने लगते हैं, समांतर कंपन करने लगते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोगों के बहुत मेजर पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों को पढ़ना था। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वह पढ़ा है कि तरंग गति किसे कहते हैं, तरंग गति की विशेषताएं क्या हैं, और तरंग गति कंपन के आधार पर तरंग गति के वर्गीकरण क्या होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, जो है जिस दिशा में तरंग गति करती है उसके समांतर दिशा में, या कहें कि उसी दिशा में इधर उधर गति करने लगते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करते हैं। तो ये यहाँ तक का पोर्शन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वेव मोशन के लिए कौन कौन से टर्म इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों को कौन कौन से टर्म जो हैं वो और हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका जो है अभी तक के पोर्शन में जितना भी बेसिक था वो पार्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और अगले लेक्चर में कुछ बेसिक पार्ट्स में, जैसे कि क्या होता है आयाम, क्या होता है तरंग दैर्घ्य, क्या होती है
तरंग गति, इस तरह के टर्म्स को हम लोग, उसकी आवृत्ति वगैरह क्या होती है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।